जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3212 से 3214। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। उस बंद दरवाजे वाली प्रशिक्षण दुनिया में ये जीवेन के शरीर की आभा और भी मजबूत होती जा रही थी। वह सीधे हवा में उड़ गया और लगातार एक के बाद एक हथेलियां मारता रहा। प्रत्येक हथेली में सौभाग्य का हल्का हल्का अर्थ अंकित था। ऐसा लगता था मानो सब कुछ इसमें समाहित है, लेकिन ऐसा भी लगता था जैसे इसमें कुछ भी समाहित नहीं है। ये स्वर्ग और पृथ्वी निर्माण पाम का सार था। पलक झपकते ही वह हजारों वर्षों से बंद दरवाजे के प्रशिक्षण में था। ये जीवेन ने इन 1000 वर्षों के दौरान अपना अधिकांश समय फॉर्चून यूनिवर्स पाम का अभ्यास करने में बिताया था। जितना अधिक उसने अभ्यास किया, उतना ही अधिक उसे महसूस हुआ कि उसमें कमी है। यह उनके द्वारा पहले अभ्यास की गई किसी भी अन्य मार्शल आर्ट से अलग था। जिस मार्शल आर्ट का उन्होंने पहले अभ्यास किया था, वह अक्सर एक प्रकार के महान मार्ग का प्रतिनिधित्व करता था। हालांकि यूनिवर्स क्रिएशन पाम पूरी तरह से अलग था। ऐसा प्रतीत होता था कि इसमें हजारों चीजें शामिल हैं, जिनमें दुनिया की हर चीज शामिल है। चाहे वह किसी भी दिशा में साधना करे, वह अत्यंत गहन क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम होगा। हालांकि यदि वह वास्तव में शिखर तक साधना करना चाहता है, तो उसे अंततः महान दाव को प्राप्त करना होगा। वह जितना अधिक दास की खेती करेगा, यूनिवर्स क्रिएशन पाम की शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। ऐसा लग रहा था मानो ये जीवेन के लिए ही बनाया गया हो। हालांकि ये जीवेन द्वारा अभ्यास की गई 3000 मार्शल आर्ट में सब कुछ शामिल नहीं था। ये पूरी तरह से अनगिनत सम्राटों से ऊपर था। ये ब्रह्मांड रचना हथेली अतुलनीय रूप से गहन और अवर्णनीय थी। यहाँ तक कि 3000 मार्शल आर्ट का एक साथ अभ्यास करने वाले ये जीवेन को भी इसका अभ्यास करना बेहद मुश्किल लगता था। अन्य संप्रभु सम्राटों की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो केवल एक ही मार्शल आर्ट का अभ्यास करते थे। उनके पास इसका अभ्यास करने का लगभग कोई रास्ता नहीं था। दूसरे शब्दों में, वे यूनिवर्स क्रिएशन पाम का उसकी उचित शक्ति के साथ अभ्यास नहीं कर सके। जितना अधिक ये जीवेन ने यूनिवर्स क्रिएशन पाम का अभ्यास किया, उतना ही अधिक उसे महसूस हुआ कि निर्माण स्वर्ग का भगवान वास्तव में शक्तिशाली था। वह इसका अंत नहीं देख सका। शायद उसका दायरा उस स्तर तक नहीं पहुंचा था जहां वह हर चीज के आर पार देख सके। हालांकि जिस चीज ने उन्हें वास्तव में उत्साहित किया, वह ये थी कि यूनिवर्स क्रिएशन पाम ने उन्हें और अधिक आश्वस्त किया कि उनका आगे का रास्ता सही हो सकता है। जिन लोगों ने वास्तव में महान मार्ग हासिल कर लिया है, वे हमला करने के लिए महान तरीकों में से एक को भी नहीं निकालेंगे। उनकी मार्शल आर्ट में दुनिया के सभी महान तरीके समाहित थे। महान मार्ग को प्राप्त करने का यही सच्चा अर्थ हो सकता है। इस मामले में वह निस्संदेह बाकी सभी से आगे थे। 3000 मार्शल आर्ट की राह बहुत कठिन थी। हालांकि वह ऐसी सड़क से जबरन निकल गया था जिस पर पहले कभी कोई नहीं चला था, लेकिन फिर भी उसके दिल में कोई भरोसा नहीं था। आखिरकार इस बिंदु तक अभ्यास करने के बाद बोलने के लिए कोई भविष्य का रास्ता नहीं था। हर कदम जमीन बनाने के लिए समुद्र को पुनः प्राप्त करने जैसा था, और हर कदम पतली हवा से बाहर निकलने का रास्ता बनाने जैसा था। अंत तक किसी को पता नहीं चलेगा कि वे सही थे या गलत। लेकिन अब जब उन्होंने यूनिवर्स क्रिएशन पाम का अध्ययन कर लिया था, तो उन्हें लगा कि शायद ये वास्तव में सही रास्ता है, एक रास्ता जो उन्हें भाग्य की ओर ले जा सकता है। हालांकि यह रास्ता अतुलनीय रूप से कठिन होना तय था। ये तब तक ठीक था जब तक यह एक मृत अंत नहीं था। इसके अलावा ये जीवेन यूनिवर्स क्रिएशन पाम की मदद से अच्छे भाग्य की छाया को स्पष्ट रूप से देख सकता था। ये कुछ ऐसा था जिसे वह अपने वर्तमान दायरे में नहीं देख सका। इसलिए फिलहाल उनके लिए इसका कोई खास महत्व नहीं है। इसका उपयोग केवल संदर्भ के रूप में किया जा सकता है। पिछले हजारों वर्षों में ये जीवेन ने अंततः अपने शरीर के भीतर रहस्यमय स्थान की मदद से यूनिवर्स क्रिएशन पाम पर महारत हासिल कर ली थी। हालांकि इसने अकेले ही कुल 10 लेवल 2 ड्रैगन वेन्स की खपत कर दी।
खेती के लिए खर्च किए गए संसाधनों के संदर्भ में ये वास्तव में येज़िवेन द्वारा विकसित की गई सभी मार्शल आर्ट में से सबसे अधिक थी। एक लेवल 2 ड्रैगन वेन एक सम्राट के लिए एक महान संप्रदाय की स्थापना के लिए पर्याप्त था। 20 लेवल 2 ड्रैगन वेन्स का सेवन 20 महान संप्रदायों को नष्ट करने के बराबर था। यह एक विशाल जानवर की तरह था जो सभी संसाधनों को निगल रहा था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि येज़िवेन ने अपने दायरे को पार कर लिया था और उसे समझ लिया था। यदि उसके पास महान मार्ग को प्राप्त करने की ताकत होती, तो वह एक पल में यूनिवर्स क्रिएशन पाम को समझने में सक्षम हो सकता था। खेती की प्रक्रिया के दौरान येज़िवेन की ताकत भी मजबूत होती जा रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि यूनिवर्स क्रिएशन पाम में कई गहरे अर्थ थे। उनकी 3000 मार्शल आर्ट के लिए बहुत फायदेमंद थे। वह पहले से ही 8वें क्षेत्र के शिखर के असीम रूप से करीब था। जब वह क्रिएशन मार्शल पवेलियन में था, तब की तुलना में बहुत करीब था। 8वें लोक के शिखर पर सचमुच चढ़ने में सक्षम होने के लिए उसे केवल एक बोध की आवश्यकता थी। उस समय उसकी युद्ध शक्ति में काफी सुधार होगा। और अब तक उन्होंने पाया कि इस यूनिवर्स क्रिएशन पाम के साथ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि यह यूनिवर्स क्रिएशन पाम बहुत अधिक ऊर्जा की खपत करता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका अपना क्षेत्र और कौशल यूनिवर्स क्रिएशन पाम को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त नहीं थे, इसलिए वह इसे सक्रिय करने के लिए केवल ऊर्जा का उपयोग कर सकता था। खपत का स्तर कम से कम लेवल 2 ड्रैगन वेन के स्तर पर था। अतः इस यूनिवर्स क्रिएशन पाम का उपयोग ही नहीं किया जा सका। इसका उपयोग केवल तुरुप के पत्ते के रूप में किया जा सकता है। लेकिन फिर भी इस यूनिवर्स क्रिएशन पाम की वजह से येज़िवेन की ताकत भी काफी बढ़ गई थी। यहाँ तक कि उसके पास 9वें दायरे के खिलाफ लड़ने का साधन भी था। ये निस्संदेह येज़िवेन के लिए एक खुशी का अवसर था। येज़िवेन ने इंतजार करना जारी नहीं रखा क्योंकि उसके पास खुद को बचाने के साधन थे। वह 4 प्रांतों में लौटना चाहता था। यदि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहा तो उसे इन 2000 वर्षों में 4 प्रांतों को आसानी से दबा देना चाहिए था। उसे 4 प्रांतों पर अपना प्रभुत्व पूरा कर लेना चाहिए था। अब वापस जाने और 9वें क्षेत्र में अंतिम चरण की तैयारी के लिए 8वें क्षेत्र के शिखर तक पूरी तरह से खेती करने का सही समय था। जब उसने वास्तव में 9वें क्षेत्र में कदम रखा, तो सम्राट तियान यी जैसे अस्तित्व को आसानी से मारा जा सकता था। बंद दरवाजे के प्रशिक्षण स्थान से बाहर आने के बाद येज़िवेन ने पहले छोड़ने का विकल्प नहीं चुना। इसके बजाय वो युद्ध सम्राट के निवास पर गया। हालांकि वह नहीं जानता था कि युद्ध सम्राट किससे निपटने के लिए गया था। युद्ध सम्राट अंततः 2000 वर्षों के बाद वापस आ गया था। जब येज़िवेन पहुंचे, तो उन्हें युद्ध सम्राट के निवास के लोगों द्वारा प्रतीक्षा करने के लिए तुरंत आंतरिक हॉल में ले जाया गया। थोड़ी देर बाद युद्ध सम्राट पहले ही आ चुका था। मार्शल सम्राट, क्या आप अभी स्काई कॉमर्स एलायंस से आए हैं? युद्ध सम्राट थोड़ा मुस्कुराया, फिर मुख्य आसन पर बैठ गया और पूछा, हाँ, मैंने अभी 1000 साल का बंद कमरे में प्रशिक्षण पूरा किया है। मैं वापस जाने वाला हूँ। ये वरिष्ठ युद्ध सम्राट को विदाई देने के लिए भी है। जब मैं पहली बार आया था, तो मुझे वरिष्ठ युद्ध सम्राट को देखने का मौका नहीं मिला था। मुझे बहुत पछतावा है, येज़िवेन ने कहा। येज़िवेन को अपने दिल में आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि वह ये भी जानता था कि इस समय शायद 1 या 2 से अधिक लोग उसके ठिकाने पर ध्यान दे रहे थे। और उसके फॉर्चून की दिव्य राजधानी में आने का मामला उसकी आरंभिक अपेक्षा से अधिक आकर्षक था। शायद इसमें ऐसे कारण और रहस्य भी थे जिनका उसे पता नहीं था। स्काई कॉमर्स एलायंस में बंद दरवाजे का प्रशिक्षण, ये बहुत बुरा नहीं है। जब तक वे लोग भुगतान करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो वे नहीं कर सकते। युद्ध सम्राट ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उनके जैसे अनुभवी संप्रभु सम्राट के लिए उनकी आंखें और कान फॉर्चून की दिव्य राजधानी पर थे। पिछले 1000 वर्षों में येज़िवेन की गतिविधियों को जानना बहुत आसान था। पहले मार्शल क्रिएशन पवेलियन में आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए होंगे, है ना? मैं देख रहा हूँ कि आपके सार आत्मा में फिर से परिवर्तन आया है। आपने 8वें क्षेत्र में प्रवेश किया होगा।
युद्ध सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ की आंखें मशाल की तरह होती हैं। सचमुच ऐसा ही है। ये जिवेन का इरादा इसे छुपाने का नहीं था। युद्ध सम्राट की ताकत के साथ ये जिवेन के लिए उससे इसे छिपाना आसान नहीं था। वास्तव में यह असंभव था, इसलिए उसने इसे अब और नहीं छिपाया। बुरा नहीं, बुरा नहीं। मैंने व्यर्थ में तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा नहीं सोचा, युद्ध सम्राट ने कहा जब उसकी आंखें हल्की सी चमक उठी। ये भी आपका धन्यवाद है वरिष्ठ। यदि यह उन परिस्थितियों के लिए नहीं होता जिनके लिए आपने मेरे लिए संघर्ष किया होता, मार्शल क्रिएशन पवेलियन की मदद के बिना, मुझे डर है कि 8वें में प्रवेश करने में मुझे काफी समय लग जाता। क्षेत्र ये जिवेन अपना आभार व्यक्त करने के लिए थोड़ा झुके। हालांकि उन्होंने खुद को छोटा नहीं किया। अपने संचय के साथ मार्शल क्रिएशन पवेलियन के बिना भी 8वें क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ये केवल समय की बात थी। अधिक से अधिक यह इतना सहज नहीं होगा। ये भी आपके अपने प्रयासों पर निर्भर करता है, बैटल सम्राट ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। मैंने सुना कि सम्राट तियान ये लिखता है आपसे कोई परेशानी होने वाली है। क्या आप चाहते हैं कि मैं उनका अभिवादन करूं और उनसे खुद को थोड़ा संयमित करने के लिए कहूं? आपकी चिंता के लिए धन्यवाद वरिष्ठ युद्ध सम्राट, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब समय आएगा मैं इससे निपट लूंगा। भले ही उसके पास शौचालय हो, मेरे पास उसे रोकने के 100 तरीके हैं। ये जिवेन ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, कितना उत्साही मार्शल सम्राट है। युद्ध सम्राट खूब हंसा और बार बार तालियां बजाए। यह ऐसा था मानो वह ये जिवेन की वीरता की बहुत प्रशंसा करता हो। पहले जब ये जिवेन ने कहा था कि वह 4 प्रांतों को शांत कर सकता है, तब भी युद्ध सम्राट को कुछ संदेह थे। प्रारंभ में ये जिवेन ने केवल उसे इसे आजमाने के लिए कहा था। अप्रत्याशित रूप से ये जिवेन ने न केवल ऐसा किया था, बल्कि उसने 4 प्रांतों को इतने सीधे तरीके से शांत भी कर दिया था कि कोई भी उसे रोक नहीं सका। जब उन्होंने ये खबर सुनी तो उन्हें थोड़ा आश्चर्य भी हुआ। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उस समय उन्होंने जो आकस्मिक अवसर दिया था, वह ऐसी स्थिति पैदा कर देगा। ये वास्तव में एक पीढ़ी की प्रतिभा थी। हर कोई ऐसे अवसर का लाभ नहीं उठा सकता। इससे वह ये जिवेन को और भी अधिक महत्व देने लगा और उसे अपने पक्ष में करने का उसका इरादा बढ़ गया। मैंने ये भी सुना है कि ब्लू स्काई एसोसिएशन आपकी तलाश कर रहा था, युद्ध सम्राट ने थोड़ा कहा। वास्तव में, लेकिन मैं ब्लू स्काई एसोसिएशन की पृष्ठभूमि नहीं जानता। वे सरल नहीं लगते, ये जिवेन ने कहा। तो मैंने सहमत होना नहीं चुना। ठीक है, सतर्क रहना अच्छा है। फॉर्चून डिवाइन कैपिटल में कई चीजें हैं और वे बहुत जटिल भी हैं। अब वे पहले से ही बहुत जटिल हैं। यहाँ तक कि मेरे पास भी उन्हें एक एक करके साफ करने का कोई रास्ता नहीं है। चूंकि आप इस जगह को विकसित करने के लिए चुना है, तो अब फॉर्चून डिवाइन कैपिटल के मामलों में शामिल न हो। इससे दूर रहना सबसे अच्छा है। ये भी सबसे अच्छा है कि आप ब्लू स्काई के मामलों में शामिल न हो एसोसिएशन, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। युद्ध सम्राट ने सिर हिलाया। ये शिविन उसकी कल्पना से भी अधिक चतुर था। हालांकि वह अपने कार्यों में निर्णायक थे, फिर भी उनमें सावधानी की कमी नहीं थी। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो महान उपलब्धियां हासिल करेगा। यदि ये जिवेन एक लापरवाह व्यक्ति होता, तो युद्ध सम्राट उसकी ओर नहीं देखता, चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि ऐसे लोग अक्सर सबसे पहले मर जाते थे। ये जिवेन ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली। सम्राट ली और युद्ध सम्राट के दृष्टिकोण से ये ब्लू स्काई एसोसिएशन वास्तव में सरल नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि उनके पीछे कितने बड़े शॉट थे। हालांकि कई दुश्मन भी होने चाहिए, बिल्कुल युद्ध सम्राट की तरह। भले ही वह ब्लू स्काई एसोसिएशन का दुश्मन नहीं था, लेकिन वह दोस्त भी नहीं था। यदि ये जिवेन जल्दबाजी में उनके साथ शामिल हो गए, तो निश्चित रूप से गंभीर परिणाम होंगे। अरे हाँ, मुझे तुमसे एक और बात कहनी है। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर
क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। वैसे मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है। युद्ध सम्राट ने इस समय फिर से बात की। क्या बात? ये ज़िवेन रुका और फिर पूछा। इस अवधि के दौरान बेहतर होगा कि आप इधर उधर न भागे, ह्यूमन प्रोविंस में रहें। शायद कुछ बड़ा होने वाला है। यदि आप उस समय आसपास नहीं हैं, तो आप कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज चूक सकते हैं। युद्ध सम्राट ने कहा। समझा। ये ज़िवेन ने सिर हिलाया। हालांकि वह नहीं जानता था कि युद्ध सम्राट किस बारे में बात कर रहा था। चूंकि वह पहले ही ऐसा कह चुका था, इसलिए ये सही होना चाहिए। उसकी वर्तमान ताकत के साथ शायद वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। तो यह क्या था? ये ज़िवेन के दिमाग में कई विचार कौंध गए। उसने कई चीजों का अनुमान लगाया था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि उसमें अभी भी कुछ कमी है। अगर और कुछ नहीं है, तो मैं पहले छुट्टी ले लूंगा, ये ज़िवेन ने कहा। ठीक है, आगे बढ़ो। युद्ध सम्राट की हवेली छोड़ने के बाद ये ज़िवेन को सम्राट तियानयी की दिव्य इंद्रिय निगरानी फिर से महसूस हुई। युद्ध सम्राट की हवेली में उसने अभिमान करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि वे दोनों 9वें दायरे में थे, लेकिन उनके बीच की स्थिति मौलिक रूप से भिन्न थी। हालांकि युद्ध सम्राट की हवेली छोड़ने के बाद सब कुछ बिल्कुल अलग था। ये ज़िवेन ने थोड़ा व्यंग्य किया और ऐसे व्यवहार किया जैसे उसने इसे देखा ही नहीं। फिर उसने फॉर्च्यून की दिव्य राजधानी से उड़ान भरी और सीधे मानव प्रांत की दिशा में उड़ान भरी। वह पूरे रास्ते उड़ गया। थोड़े ही समय में वह लाखों मील की उड़ान भर चुका था। हालांकि वह जल्द ही रुक गया और बस अपने साथ खड़ा रहा, उसकी पीठ के पीछे हाथ। वह आकाश में उड़ गया और बोला, बाहर आओ। तुम इतनी देर से मेरा पीछा कर रहे हो। क्या तुम अब भी छिपते रहना चाहते हो? ये ज़िवेन, जिस क्षण तुमने 2000 साल पहले मेरे अच्छे इरादों को अस्वीकार कर दिया था, तुम्हें पता होना चाहिए था कि ऐसा दिन देर सवेर आएगा। फिर धीरे धीरे एक आकृति दिखाई दी, लेकिन वह कोई और नहीं बल्कि सम्राट तियानयी थे। उसका परिवेश हिल गया और ब्रह्मांड उससे गूंज उठा। वह अत्यंत भयानक पराक्रम वाला था। ये 9वें क्षेत्र के एक सच्चे सम्राट की ताकत थी, और यह उसके बॉडी ऑफ वे की तुलना से बहुत दूर थी। सम्राट तियानयी की ताओ बॉडी का ये ज़िवेन से कोई मुकाबला नहीं था। एक क्षण में ही यह मारा गया। हालांकि इससे सम्राट तियानयी को वास्तव में ये ज़िवेन की ताकत का एहसास हुआ। ताओ बॉडी अकेले ये ज़िवेन के लिए कुछ भी करने में सक्षम नहीं हो सकती है, इसलिए उसने बस अपना असली शरीर दिखाया। मुझसे निपटने के लिए एक प्रतिष्ठित 9वें क्षेत्र के सम्राट ने वास्तव में व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की। ये वास्तव में मेरा सम्मान है। ये ज़िवेन हल्के से मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने बिना घबराए कहा, आपकी ताकत के साथ मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, सम्राट स्काईविंग ने कहा। हालांकि उसने 9वें क्षेत्र में कदम रखा था, लेकिन उसका कोई भी अधीनस्थ ये ज़िवेन का कुछ नहीं कर सका। शुरुआत में 7वें क्षेत्र के ऊपर बहुत कम संप्रभु सम्राट थे, और 7वें क्षेत्र में कोई भी संप्रभु सम्राट नहीं था जो उसके साथ कुछ कर सके। 8वें क्षेत्र के केवल संप्रभु सम्राटों को ही मौका मिला था, और उनका कोई भी अधीनस्थ उतना शक्तिशाली नहीं था। इस प्रकार उनके पास व्यक्तिगत रूप से लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये जगह डिवाइन फॉर्च्यून कैपिटल से ज्यादा दूर नहीं है। तुमने मुझे यहाँ रोकने की हिम्मत की। क्या तुम मौत से नहीं डरते? ये ज़िवेन ने हल्के से कहा। हालांकि 5 क्षेत्रों पर फॉर्च्यून डिवाइन राजवंश का नियंत्रण पहले की तुलना में बहुत दूर था, लेकिन फॉर्च्यून डिवाइन राजवंश के अधिकार के लिए इस तरह की स्पष्ट चुनौती से आंखें मूंद लेना उनके लिए असंभव था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बिना किसी तैयारी के तुम्हें मारने आऊंगा? सम्राट स्काईविंग ने व्यंग्य किया। उसने अचानक अपना पैर पटका और फिर अपने पैरों को केंद्र में रखते हुए स्थान बदलना शुरू कर दिया। बहते पानी की एक परत की तरह ये सभी दिशाओं में फैल गया। एक पल में लाखों किलोमीटर के दायरे में जगह धूसर हो गई, जिससे दुनिया बाहरी दुनिया से अलग हो गई। अंतरिक्ष जादू। ये ज़िवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि
दुनिया का ये हिस्सा पूरी तरह से अलग थलग हो गया है। दूसरे शब्दों में, चाहे अंदर कितनी भी लड़ाइयां हो रही हो, बाहरी दुनिया को पता चलना असंभव था। उसने अचानक अपना हाथ लहराया और एक चौंकाने वाली तलवार की आभा बन गई। एक भयानक कंपन के साथ वह धूसर शून्य की गहराई की ओर खिसक गया। बूम! आसमान से एक बड़ा विस्फोट हुआ, लेकिन पूरा धूसर स्थान केवल थोड़ा सा हिल गया। फिर ये बिना किसी निशान के गायब हो गया। इसे इस जगह ने निगल लिया था। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक मार्शल उपकरण है। ये ज़िवेन इस अस्थायी हमले को तोड़ने में सक्षम नहीं थी। हालांकि वह अभी भी इस धुंधले स्थान के सार की जांच करने में कामयाब रहा था। हा, ये सही है। ये वास्तव में कोई जादू नहीं है, बल्कि एक मिश्रित मूल स्थान है। एम्पायरियन लॉर्ड हेवनली विंग जोर से हंसे और बेहद प्रसन्न तरीके से कहा, ये वह स्थान है जहां मैं आमतौर पर एकांत में खेती करता हूँ। ये सभी आभाओं को अलग करता है। अराजकता की उथल पुथल में एक एम्पायरियन भी कुछ भी गणना करने में सक्षम नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि मैंने पिछले 2000 वर्षों में कुछ नहीं किया है? अगर तुम यहीं मर जाओगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। सब यही सोचेंगे कि तुम गायब हो गए। कुछ सालों बाद तुम्हें कौन याद करेगा? सम्राट तियान यी ने उदासीनता से कहा। ये ज़िवेन ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी और फिर आराम से कहा, मुझे मारने के लिए तुमने बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन मुझे मारना इतना आसान नहीं होगा। यह मत सोचो कि तुम इतने महान हो क्योंकि तुमने 7वें लोक में प्रवेश कर लिया है। मेरे सामने तुम अब भी एक भी झटका झेलने में असमर्थ हो। ये तुम्हारे अहंकार के कारण है कि तुमने मेरे अच्छे इरादों को अस्वीकार कर दिया। आज तुम कीमत चुकाओगे। जैसा कि सम्राट तियान यी ने कहा, उसकी आंखें एक उदास दिव्य रोशनी से चमक उठी। उनके शरीर से एक शक्तिशाली तूफान की तरह एक भयानक आभा निकली, जिसने तुरंत पूरे अंतरिक्ष को अपनी चपेट में ले लिया। समय, स्थान और सभी नियम उसकी भयानक आभा के तहत विकृत हो गए, शून्य में बदल गए। वहीं ये ज़िवेन के शरीर पर टाइम रॉब भी दिखाई दिया। वह जलती हुई लौ की तरह बहती रोशनी के साथ बह रहा था। वह उसके शरीर को जलाने वाली आध्यात्मिक शक्ति थी। का सामना करना पर सम्राट तियान यी जैसे शक्तिशाली स्वामी, उन्होंने बिल्कुल भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। बूम! सम्राट तियान यी अंततः चले गए। मिश्रित उत्पत्ति स्थान उबल रहा था और एक भयानक शक्ति विकृत कर रही थी। वह भयानक शक्ति के साथ सीधे ये ज़िवेन की ओर दौड़ा। हुश! सम्राट तियान यी के पीछे के पंख फड़फड़ाए और वह सीधे ये ज़िवेन के सामने चमक गए। उसकी गति बहुत तेज थी, इतनी तेज कि ये ज़िवेन की दोहरी पुतलियों के साथ भी वह केवल कुछ बात की तस्वीरें ही पकड़ सका। अनजाने में उसके हाथ में एक लंबा हथियार आ गया था। यह एक लंबे भाले की तरह सोने से जड़ा हुआ फीनिक्स पंख था और भाले के सिर पर अर्धचंद्राकार पंखों की एक जोड़ी उगी हुई थी। हर बार जब यह फड़फड़ाता तो ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक भयानक हवा लाता। सम्राट तियान यी के हाथ में इस सोने से जड़ित फीनिक्स पंख ने माउंट ताई जितना भारी भयानक दबाव डाला और यह सीधे ये ज़िवेन की ओर फिसल गया। ये ज़िवेन के पीछे दानव के पंख सीधे उसके सामने उड़ गए और उसमें उसकी रक्षा की। बूम! दानव के पंख एक पल में टूट गए, इस सोने की परत चढ़े फीनिक्स पंख को रोकने में असमर्थ थे। हालांकि ये वह क्षण था जिसने अंततः ये ज़िवेन के लिए पर्याप्त समय खरीदा। उसके हाथ में एविसी तलवार आ गई और फिर उसने हमला कर दिया। बूम! दो दाव कलाकृतियों के बीच चौंकाने वाली टक्कर के कारण एक भयानक आभा बाहर की ओर फैल गई, जिससे पूरा आदिम आयाम हिंसक रूप से हिल गया। कानूनों की एक के बाद एक लहरें बनती गई, जो सभी को नष्ट करने में सक्षम थी। उन्हें कोई नहीं रोक सका। डोंक! वहां एक गगनभेदी गर्जना थी, मानो दो दुनियाएं आपस में टकरा गई हो। दोनों तरफ से एक भयानक ताकत निकल पड़ी। थम्प थम्प थम्प! दोनों पक्ष पीछे हटने लगे। सम्राट तियान यी ने केवल एक कदम पीछे लिया, लेकिन ये ज़िवेन ने कुछ कदम पीछे ले लिए, इससे पहले कि वह अंततः इस टक्कर से आई भयानक शक्ति को नष्ट कर देता। एन
सम्राट तियान यी थोड़ा हैरान हो गए क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने वास्तव में ये जिविन को आधे में विभाजित नहीं किया था, और ये जिविन गंभीर रूप से घायल भी नहीं हुए थे। वह केवल कुछ ही कदम पीछे हटा और उसके आक्रमण की शक्ति पूरी तरह नष्ट हो गई। इस भौतिक शरीर की शक्ति सचमुच अत्यंत शक्तिशाली थी। इतनी शक्तिशाली ताकत, क्या ये नौवां क्षेत्र है? ये जिविन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। इस पहलू में सम्राट तियान यी की ताकत लगभग उनसे कमतर नहीं थी। नौवां क्षेत्र बिना किसी स्पष्ट दोष के लगभग पूर्णता का प्रतिनिधित्व करता है। भले ही यह उसकी ताकत न हो, फिर भी इसकी तुलना ये जिविन के सबसे मजबूत भौतिक शरीर से की जा सकती है। ये सचमुच अत्यंत अत्याचारी था। ये सिर्फ सौभाग्य का क्षण था। यहाँ तक कि एक चींटी भी विशाल ड्रैगन की दुनिया में झांकना चाहती है। सम्राट तियान ये एक पल के लिए हार गए, लेकिन उन्होंने इसे दिल पर नहीं लिया। पहले सिर्फ उनका अनुमान सटीक नहीं होता था। स्विश! सम्राट तियान यी के हाथ में गोल्ड प्लेटेड फीनिक्स विंग पेंडेंट बह गया। यहाँ तक कि कैस ओरिजिन स्पेस जैसी जगह को भी दो हिस्सों में काट दिया गया था। ये बस एक साधारण झटका था, लेकिन इसने दुनिया में सब कुछ बंद कर दिया। इसने ये जिविन के भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए, उसे भागने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। उनके हाथों में मार्शल आर्ट वास्तव में शिखर पर पहुंच गया था, एक प्रकार के भयानक क्षेत्र तक पहुंच गया था जिसे पहले या बाद में कोई भी पार नहीं कर सका। एक आकस्मिक हमला दुनिया को नष्ट कर सकता है। ये जिविन निडर थी। वह बस चिल्लाया और हाथ में एविसी तलवार लेकर हमले का सामना किया। डांग! एक और जोरदार टक्कर हुई। सभी दिशाओं में चिंगारियां उड़ी। हर एक चिंगारी एक भयानक विशाल ज्वाला में बदल गई, जो भयंकर रूप से जलकर प्राकृतिक नियमों को जलाकर राख कर देने लगी। इस बार मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। सम्राट तियान यी ने एक हाथ से गोल्ड प्लेटेड फीनिक्स विंग पेंडेंट को पकड़ रखा था। वह सिर्फ एक हाथ से ये जिविन को दबा सकता था। ऐसी शक्ति भी भयानक थी। हालांकि जब उसने सोचा कि ये जिविन टिक नहीं पाएगा, तो उसने देखा कि ये जिविन के शरीर से एक विशाल ब्रह्मांडीय आभा निकल रही थी। ये जिविन हमेशा 7वें दायरे के शिखर पर था, लेकिन वह अचानक 8वें दायरे में पहुंच गया। ये जिविन की शक्ति अचानक बहुत बढ़ गई, और उसने तुरंत सम्राट तियान यी के गोल्ड प्लेटेड फीनिक्स विंग पेंडेंट को हिला दिया। उसके हाथ में मौजूद एविसी तलवार बिजली की गति से सम्राट तियान यी की ओर बढ़ी। पुच्छी! सम्राट तियान यी की प्रतिक्रिया भी बेहद तेज थी, लेकिन फिर भी उनकी छाती तलवार से कटी हुई थी। एक घाव दिखाई दिया और खून बह निकला। प्रतिवेदन: किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन संप्रभु लॉर्ड स्काईविंग का खून बह निकला। कैस स्पेस में गिरी हर बूंद से पूरा अंतरिक्ष कांप उठा। संप्रभु प्रभु के रक्त की प्रत्येक बूंद में एक ऊर्जा थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। ये बेहद भयावह था। अब जब ये बिना किसी रोक टोक के गिर गया, तो कोई कल्पना कर सकता है कि यह कितना आश्चर्यजनक था। क्या ये लड़ाई के बीच में मिली सफलता है? नहीं, ये लड़ाई के बीच में मिली सफलता नहीं है। वह स्पष्ट रूप से बहुत पहले ही सफलता प्राप्त कर चुका है। उसके शरीर से अभी भी खून बह रहा था, लेकिन सम्राट तियान यी को इसकी कोई परवाह नहीं थी। दूसरे शब्दों में, उसे बिल्कुल भी परवाह करने की जरूरत नहीं थी। इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि यह घाव डरावना लग रहा था, लेकिन वास्तव में इससे उनके आंतरिक अंगों को कोई नुकसान नहीं हुआ। जल्द ही ये नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से ठीक हो गया। वह ये जिविन की अचानक बढ़ती ताकत के बारे में अधिक चिंतित था। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि लड़ाई के बीच में ये जिविन को सफलता मिली है। हालांकि ऐसी चीज किसी सम्राट के लिए बेहद दुर्लभ थी। उसने इसे कई बार देखा था। उन्होंने अपने जीवन में ऐसे कई काम किए थे। बात सिर्फ इतनी थी कि उसने उस समय सम्राट क्षेत्र में कदम नहीं रखा था, इसलिए युद्ध के बीच में सफलता मिलना सामान्य बात थी। ये सिर्फ इतना था कि सम्राट क्षेत्र के लिए युद्ध के बीच में सफलता प्राप्त करना लगभग असंभव था। संप्रभु सम्राट के प्रत्येक स्तर के बीच ताकत में अंतर बहुत बड़ा था।
इसका कारण ये था कि प्रत्येक स्तर को पार करने के लिए बहुत सारी स्थितियां आवश्यक थी। किसी को न केवल अपनी खेती में सुधार करना था, बल्कि उन्हें ग्रेड दाव, अपने क्षितिज आदि के बारे में अपनी समझ में भी सुधार करना था। इस वजह से लड़ाई के बीच में सफलता की संभावना बहुत कम थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा, लेकिन जल्द ही वो समझ गया कि यह लड़ाई के बीच में मिली कोई सफलता नहीं है। इसके विपरीत ये स्पष्ट रूप से बहुत पहले ही एक सफलता थी। बात सिर्फ इतनी थी कि ये ज़िवेन ने इसे बिल्कुल नहीं दिखाया। इतनी अच्छी योजना उसने तोड़ने के बाद भी इसे इतने लंबे समय तक छुपाया। सम्राट तियानयी की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। उसके पास युद्ध सम्राट की ताकत नहीं थी, इसलिए उसने नहीं देखा कि ये ज़िवेन को पहली बार में सफलता मिली थी। हालांकि आखिरकार वह 9वें क्षेत्र का सम्राट था। उनका भी अपना गौरव था। सौभाग्य से इस बार मैंने इसे स्वयं करने का फैसला किया, अन्यथा अन्य सम्राट आपका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वे आपके द्वारा मारे भी जा सकते हैं। जैसे ही उन्होंने कहा, सम्राट तियानयी की अभिव्यक्ति ठंडी और ठंडी हो गई। हम्फ, ये ज़िवेन ने ठिठुरते हुए कहा और कुछ नहीं कहा। उसके हाथ में मौजूद एविसी तलवार से अभी भी खून टपक रहा था। हालांकि इस तलवार ने सम्राट तियानयी को गंभीर रूप से घायल नहीं किया, लेकिन कम से कम ये साबित हुआ कि सम्राट तियानयी वास्तव में अजेय नहीं थे। बात बस इतनी थी कि ये ज़िवेन के पास पहले वह क्षमता नहीं थी। वह बैटल थर्च की तरह नहीं था। बैटल थिएच की ताकत के साथ जियांग यी को डर था कि भले ही उसने यूनिवर्स क्रिएशन पाम का इस्तेमाल किया, लेकिन वह बैटल थिएच का मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये ताकत में मूलभूत अंतर था। बैटल गॉड उस समय से जीवित रहने में सक्षम था जब फॉर्चून क्रिएशन हेवनली मोनार्क अभी भी आसपास था, तो वह उत्कृष्ट कैसे नहीं हो सकता था। लेकिन फिर भी आज भागने के बारे में सोचना भी मत। चूंकि मैं यहाँ हूँ, तुम्हें भागने का मौका नहीं मिलेगा। सम्राट तियानयी ने गुप्त रूप से अपने दिल में खुशी जताई कि वह सतर्क था। सौभाग्य से उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की, अन्यथा उनके अधीनस्थ ये ज़िवेन के प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। वे खरबूजे और सब्जियां काटने की तरह ये ज़िवेन द्वारा मारे जाएंगे। सचमुच मुझे ऐसा नहीं लगता। ये ज़िवेन बस हल्की सी मुस्कुराए। जब तुम मरने वाले हो तब भी तुम अभी भी इतने जिद्दी हो। सम्राट तियानयी ने एक कदम आगे बढ़ाया और हाथ में गोल्ड प्लेटेड फीनिक्स विंग पेंडेंट के साथ फिर से हमला किया। उनके सीने पर लगा घाव लगभग ठीक हो गया था। वह अभी ये ज़िवेन से बात करने को इच्छुक था, क्योंकि उसका इरादा समय की देरी करने का था। वह सम्राट तियानयी का फायदा उठाने के लिए कोई भी खामी छोड़े बिना ये ज़िवेन को उसकी चरम स्थिति में मारना चाहता था। बूम! गोल्ड प्लेटेड फीनिक्स विंग पेंडेंट पर ऐसी धधकती हुई आग थी मानो वह असली ज्वाला हो। इसने दुनिया की हर चीज को सीधे तौर पर जला दिया। आना! ये ज़िवेन चिल्लाया और हाथ में एविसी तलवार लेकर आगे बढ़ा। उन्होंने अभी तक यूनिवर्स क्रिएशन पाम का उपयोग नहीं किया था, क्योंकि उन्हें उस हद तक मजबूर नहीं किया गया था। वह सम्राट तियानयी को भी इस्तेमाल करना चाहता था, उसका उत्प्रेरक, ताकि वह और अधिक सुधार कर सके, और जब उसे एक मृतंत के लिए मजबूर किया गया तो वह खुद को बेहतर बना सके। पहले उन्होंने स्पिरिट एम्परर को अपने मट्ठे और सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल किया, जिससे उनकी साधना इतनी तेजी से 7वें क्षेत्र से 7वें क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गई। और अब वह फिर से वही चाल अपनाने जा रहा था। हालांकि वह अभी भी बहुत आश्वस्त था। हालांकि वह खतरे से नहीं डरता था, फिर भी उसने जोखिम कम ही उठाया। वह तभी कार्रवाई करेगा जब उसे कुछ हद तक आत्मविश्वास होगा। जिन लोगों ने अपने जीवन में केवल जोखिम उठाया वे अधिकतर मर गए। बूम बूम बूम! देखते ही देखते दोनों पक्ष एक दूसरे के पार हो गए। यह अज्ञात था कि उन्होंने कितनी चालों का आदान प्रदान किया था। क्या यह 1000 चालें थी या 10,000 चालें? वे दोनों इसका हिसाब ही नहीं लगा सके। थम्प थम्प थम्प! ये ज़िवेन लगातार पीछे हटते गए और उनकी आकृति बाद की छवि से बाहर गिर गई। उसने वास्तव में सम्राट तियानयी की भयानक शक्ति को महसूस किया। यहाँ तक कि टाइम रॉब और गिल्डेड टायरेंट फॉर्म के संरक्षण में भी, जिसे उसने कड़ी मेहनत से विकसित किया था,
वह अभी भी इस पागल आदान प्रदान में उत्तेजित महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी भी वक्त मुंह से खून निकल आएगा। उनके शरीर पर जगह जगह दरारें देखी जा सकती थी। सम्राट तियानगी के साथ आदान प्रदान में वह थोड़ा नुकसान में था। हालांकि यह गंभीर नहीं था, फिर भी सम्राट बनने के बाद उसके लिए ऐसी स्थिति होना अत्यंत दुर्लभ था। वहीं दूसरी ओर फीनिक्स विंग गोल्ड प्लेटेड बेल पकड़े हुए सम्राट तियानगी भी दिखाई दिए। उसकी आभा सम थी और वह ये ज़िवेन जितना दुखी होने से कोसों दूर था, लेकिन वास्तव में वो पूरी तरह से सदमे में था। ये ज़िवेन केवल 8वें दायरे में था, लेकिन वह वास्तव में अब तक बिना किसी नुकसान के उससे लड़ सकता था। यदि ऐसे व्यक्ति को बढ़ने दिया गया तो ये भयानक होगा। उसकी आंखों में और भी तीव्र हत्या का इरादा चमक उठा। हालांकि वह आश्वस्त था, लेकिन वह इतना अहंकारी नहीं था। स्वाभाविक रूप से वह बहुत स्पष्ट थे कि ये ज़िवेन की प्रगति के साथ, यदि ये ज़िवेन वास्तव में 9वें क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो यह एक भयानक बात होगी। इन 2000 वर्षों में स्वाभाविक रूप से उन्होंने कुछ नहीं किया। उसने ये ज़िवेन के बारे में भी बहुत सारी जानकारी एकत्र की थी, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से ये ज़िवेन की अद्भुत उपलब्धियों के बारे में पता था। फॉर्च्यून डिवाइन राजवंश में प्रवेश करने के बाद न केवल हुआंग शियाओलुंग ने उन प्रसिद्ध भगवान सम्राटों को मार डाला, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हुआंग शियाओलुंग की विकास गति आश्चर्यजनक थी। कुछ ही समय में हुआंग शियाओलुंग की खेती रॉकेट की तरह बढ़ गई थी। यदि हुआंग शियाओलुंग ने हुआंग शियाओलुंग को अपनी इच्छानुसार करने की अनुमति दी, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा जब हुआंग शियाओलुंग ने हुआंग शियाओलुंग को पकड़ लिया। और एक बार जब वह दिन सचमुच आ गया, तो यह उसके लिए एक आपदा होगी। और सम्राट तियानगी को यह नहीं पता था कि इस समय ये ज़िवेन का पहले से ही उसे मारने का इरादा था, लेकिन उसके पास ऐसा करने की क्षमता नहीं थी। लेकिन फिर भी ये ज़िवेन ने उसका इस्तेमाल केवल खुद को बेहतर बनाने के लिए एक हथियार के रूप में किया था। अगर सम्राट तियानगी को इसके बारे में पता होता, तो वह शायद गुस्से से बेहोश हो जाते। आपको भी संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, आप बच नहीं सकते। सम्राट तियानगी ने एक मौखिक हमला किया, लेकिन उसी समय फीनिक्स विंग गोल्ड प्लेटेड डांग अंतरिक्ष के माध्यम से टूट गया। ये पहले स्पष्ट रूप से उसके सामने था, लेकिन अगले ही पल ये ज़िवेन के सामने पहले ही कट चुका था। और उनके पिछले शब्द केवल ये ज़िवेन का ध्यान भटकाने के लिए थे, ताकि उनका फीनिक्स विंग गोल्ड प्लेटेड डांग सफल हो सके। डांग, ये हमला बिजली की तरह तेज था और इसमें अंतरिक्ष के नियम का भी इस्तेमाल किया गया था। इस मिश्रित युआन क्षेत्र में ये सम्राट तियानगी का घरेलू क्षेत्र था, इसलिए अंतरिक्ष के नियम का उपयोग करना स्वाभाविक रूप से बहुत आसान था। और इसके विपरीत ये ज़िवेन के लिए अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा करने के लिए अंतरिक्ष के नियम का उपयोग करना बेहद कठिन था। हालांकि ये हमला अंततः ये ज़िवेन से छिपा नहीं था, या यूं कहें कि सम्राट तियानगी के शब्दों ने उसे बिल्कुल भी विचलित नहीं किया था। सम्राट तियानगी के उपाय दूसरों के खिलाफ प्रभावी हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए, जिनकी रक्षा के लिए मिंगक्सिन प्राचीन वृक्ष था, ये बिल्कुल भी उपयोगी नहीं हो सकता था। ये ज़िवेन ने अपनी तलवार उठाए और सीधे फीनिक्स विंग गोल्डन डांग के हमले को रोक दिया। हालांकि हमले की भयानक शक्ति ने उन्हें लगातार पीछे हटने के लिए मजबूर किया। उसका हर कदम पीछे हटने से अंतरिक्ष में एक बड़ा छेद हो जाता और सब कुछ बिखर जाता। ऐसी दुर्जय शक्ति अत्यंत भयानक थी। और इस समय सम्राट तियानगी, जो अभी भी नियंत्रण कर रहे थे, दूर से फीनिक्स विंग गोल्ड प्लेटेड डांग ये ज़िवेन के सामने पहले ही दौड़ चुका था। या ये कहना चाहिए कि ये कहना ज्यादा उचित था कि उसने सीधे ही जगह फाड़ दी। इस बार मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये सब सम्राट तियानगी के नियंत्रण में था। उसने बहुत पहले ही इसकी गणना कर ली थी, इसलिए वह तुरंत ये ज़िवेन के पास पहुंचा और अपनी हथेली से उसे नीचे गिरा दिया। बूम! एक क्षण में सूर्य, चंद्रमा और तारे नष्ट हो गए और इस क्षण ब्रह्मांड का नियम पूरी तरह से नष्ट हो गया। ये हथेली सीधे तौर पर ये ज़िवेन से टकराए और ये ज़िवेन के आसपास का समय का पवित्र साम्राज्य ध्वस्त हो गया। जब हथेली ये ज़िवेन के शरीर से टकराए तो उसके
शरीर पर दरारें मकड़ी के जाले की तरह घनी तरह से फैलने लगी और अंततः खून अनियंत्रित रूप से बहने लगा। हालांकि इससे पहले कि वह विजयी मुस्कान दिखा पाता, उसने देखा कि येज़िवेन के शरीर से अचानक एक भयानक आभा फूट रही है। येज़िवेन की छवि और अधिक प्रभावशाली हो गई और उसके शरीर से एक भयानक शक्ति बाहर निकली। शक्तिशाली शक्ति के कारण सभी कानून सामने आए। ये नंगी आंखों से दिखाई देता था। शून्य में ऐसा लग रहा था मानो कोई झरना आकाश में नाच रहा हो। उनमें से प्रत्येक इतना मनमोहक था और उनमें से प्रत्येक इतना रहस्यमय था। बोलने से पहले मेरी हथेली खा लो, येज़िवेन चिल्लाया और अपनी हथेली से थप्पड़ मारा। एक पल में ऐसा लगा जैसे दुनिया का सारा सार उसने जब्त कर लिया हो और वह सब उसकी हथेली में केंद्रित हो गया हो। सम्राट स्काईविंग केवल ये देख सकता था कि हथेली उसकी ओर आ रही है। क्योंकि दूरी बहुत करीब थी, वह बिल्कुल भी चकमा नहीं दे सका। अपनी गति से भी वह हथेली से बच नहीं पाएगा। इस समय उसने येज़िवेन के चेहरे पर मुस्कान देखी और वह सब कुछ समझ गया। उसने सोचा कि सब कुछ उसके नियंत्रण में था, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि सब कुछ वास्तव में येज़िवेन की गणना के भीतर था। अभी अभी येज़िवेन ने इस हथेली की खातिर जानबूझकर अपना हमला सीधा कर लिया था। बूम! एक तेज आवाज के साथ येज़िवेन की हथेली सम्राट तियानयी की छाती से टकराए। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।